चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को आज आप लोग पढ़ोगे स्टार्च के किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक, इसके पहले आप लोगों को बता दिया गया था कि कैसे किण्वन विधि द्वारा एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। तो आप लोग अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इसमें, स्टार्च के किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण। देखिए होता कैसे, स्टार्च के किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है। गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, आलू, इनमें क्या पाया जाता है, इसमें स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो इसी स्टार्च इसमें काफ़ी मात्रा में होती है। इसी स्टार्च का जल में विलयन तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, आलू ये सब होता है, इनमें स्टार्च काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, जिनसे हम क्या करते हैं, इसको जल के विलयन में इसको तैयार कर लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है देखिए इसमें, ठीक, उसके बाद फिर जब स्टार्च के इस एथेनॉल का निर्माण निम्नलिखित पदों में किया जा सकता है। तो इसमें देखिए पहला जो है वो क्या है, सरकरीकरण, ठीक, यानी सैक्रिफिकेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, स्टार्च का माल्टोज यानी जिसको माल्ट शर्करा बोला जाता है में बदल देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरकरीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में पूरी होती है। ठीक, तो यह क्रिया निम्नलिखित पदों में पूरी होती है। इसमें देखिए पहला है मैश बनाना। क्या है, मैश बनाना। तो देखिए क्या होता है मैश बनाना, प्रिपरेशन ऑफ मैश। आलू जैसे स्टार्च युक्त पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े करके अच्छी तरह पीसकर अतितप्त भाप द्वारा उच्च दाब पर गर्म कर किया जाता है, जिससे स्टार्च क्या होता है, इनकी जो कोशिकाओं से ये बाहर आकर जल के साथ मिलकर एक सफ़ेद लेई जैसा बना लेता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे मैश बोला जाता है। कहने का ये अर्थ हुआ कि आलू जो होता है उसमें स्टार्च युक्त जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अच्छी तरीके से पीस लिया जाता है। फिर उसको तप्त भाप द्वारा, ठीक, उसको उच्च दाब दिया जाता है। तो उच्च भाप और दाब के कारण वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिससे स्टार्च की जो कोशिकाओं से बाहर आकर ये एकदम जैसे सफ़ेद लेई जैसा बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, मैश कहा जाता है। ठीक, अब इसके आगे देखिए क्या होता है, इसके आगे देखिए आप लोग, इसके आगे देखिए नेक्स्ट है माल्ट निष्कर्ष। तो इसके आगे आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, माल्ट निष्कर्ष बनना। तो देखिए माल्ट निष्कर्ष कैसे बनाया जाता है। जौ में डायस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, आप लोग जानते हो कि जो जौ होता है उसमें डायस्टेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है, जो जौ के दानों को भिगोकर एक अंधेरे कमरे में, जो जौ होता है उसके दाने को भिगो दीजिए और एक अंधेरे कमरे में 288 केल्विन ताप पर इसको रख दिया जाता है। 2-3 दिन बाद जौ के दाने अंकुरित होना शुरू हो जाता है। ठीक, आप लोग देखे होंगे कि अगर जौ है उसको 2-3 दिन अगर उसको रख दिया जाए तो उसके दाने जो होते हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अंकुरित दानों में डायस्टेज अधिक मात्रा में होती है। ठीक, जो अंकुरित दाने होती हैं उनमें डायस्टेज अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, फिर क्या होता है, उसके अंकुरण को रोकने के लिए अंकुरित दानों को 333 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, उसको गर्म करते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो अंकुरित जौ होता है उस अंकुरित जौ को पानी के साथ पीसकर छान लिया जाता है। फिर क्या होता है, जो क्षनित द्रव को माल्ट निष्कर्ष कहते हैं, इस माल्ट निष्कर्ष में डायस्टेज एंजाइम काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक, यहाँ से डायस्टेज एंजाइम में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए इसमें, जल अपघटन। फिर क्या होता है, इसका जल अपघटन कराया जाता है। तो स्टार्च के विलयन मैश में माल्ट निष्कर्ष मिलाकर मिश्रण को 323 से 333 केल्विन ताप पर इसको रखा जाता है। फिर क्या होता है कि माल्ट निष्कर्ष में उपस्थित जो डायस्टेज एंजाइम होता है इसके द्वारा स्टार्च का जल अपघटन हो जाता है। ठीक, और माल्टोज नामक शर्करा बनती है। माल्टोज के विलयन को वाल्ट, ठीक है, वॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नेक्स्ट इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या है, ये स्टार्च है C6H10O5 स्टार्च। ठीक, यहाँ पर देखो एन टाइम है और यहाँ पर देखो प्लस H2O। ठीक है, ये भी एन टाइम। अब होता क्या है, ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि C6H10 और O5 है। ठीक,
और ये क्या है, एन टाइम है, क्या है, एन टाइम। तो एन टाइम यहाँ पर प्लस इसी में देखो एन टाइम H2O भी होगा। जितना आप यहाँ पर H2O एन टाइम होगा, जितना आप एन यहाँ पे लोगे उतना ही एन आपको H2O लेना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, अब इससे क्या बन जाएगा, देखिए इससे बनेगा क्या, देखो यहाँ पर बन जाएगा आपका एन टाइम बन जाएगा C12H22O11। कैसे बन जाएगा, यहाँ पर देखो ये आपका 2 टाइम्स आपने लिया, तो देखो C6H10O5 आपने लिया और उसके बाद H2O है, तो यहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगा C12H22O11। क्योंकि आप जब अगर इसको एक ही बार ले रहे हो, ठीक, तो अब देखो यहाँ पर एक हो जाएगा तो ये भी एक हो जाएगा, ये अगर एन का एक हो जाएगा यहाँ पर भी एक हो जाएगा, तो ये आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर भी जो होगा वो एक ही प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ से आपको माल्टोज मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माल्टोज मिल जाएगा। अब इसके बाद फिर देखिए क्या होता है, इसका किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन। देखिए क्या होता है, उपरयुक्त क्रिया में प्राप्त माल्टोज विलयन में ईस्ट डालते हैं और विलयन को लगभग 333 केल्विन टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। ठीक, फिर क्या होता है कि फिर ये धीरे धीरे किण्वन की अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे ईस्ट में उपस्थित जो माल्टेज एंजाइम होता है इसके द्वारा माल्टोज का परिवर्तन ग्लूकोज में होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, ये ईस्ट में ही उपस्थित जो जाइमेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देते हैं, तो यहाँ से आसानी से एथेनॉल बन जाता है। जैसे देखिए इसमें आपको एग्जाम्पल बताया गया था, ये एग्जाम्पल, तो देखिए इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पर माल्टोज है, क्या है, माल्टोज C12H22O11। आपको पता होगा कि जैसे सुक्रोज, माल्टोज, ठीक, तो ये सबका फार्मूला एक ही होता है, C12H22O11 सबका सिमिलर फार्मूला होता है। ठीक, प्लस H2O इसमें मिलाया गया, तो आपका यहाँ से आसानी से ग्लूकोज मिल जाता है, 2 टाइम्स यहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, माल्टेज जो कि आपका ईस्ट या खमीर से प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद फिर जाइमेज, देखो इस जो ग्लूकोज मिलता है तो इसी ग्लूकोज का हम जाइमेज एंजाइम होगा जो ईस्ट से प्राप्त होता है। तो ईस्ट से जो जाइमेज एंजाइम प्राप्त होता है इनके द्वारा आसानी से यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, एथेनॉल मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से निकल जाती है, जैसा कि आपको बताया गया था इसके पहले वाले में। फिर देखिए क्या होता है, इसके किण्वन के पश्चात प्राप्त द्रव को वास कहते हैं, जिसमें 10 से 15% एथेनॉल होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट है आसवन। तो आसवन में देखिए क्या होगा, उपर्युक्त क्रिया से प्राप्त जो वास का भी काफ़ी के भपके से प्राप्त विधि में वर्णित द्वारा जो आसवन करके परिशोधित स्पिरिट यानी 95.5 शुद्ध एथेनॉल प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, अब इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।